नमस्कार बच्चों, आज हम आपके व्यावसायिक अध्ययन के पुस्तक के 8वें अध्याय व्यावसायिक वित्त के स्रोत का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले भाग में हमने देखा था कि व्यवसाय में वित्त की क्या आवश्यकता होती है। वो वित्त यानी पूंजी कितने प्रकार की होती है, स्थायी व कार्यशील पूंजी। फिर हमने देखा कि वित्त के स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद हमने एक एक करके 5 मुख्य प्रकार के स्रोतों पर चर्चा की थी। आज इस भाग में हम कुछ अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोतों पर चर्चा करेंगे। तो आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं एक ऐसे स्रोत से जो ना केवल बहुत ही महत्वपूर्ण है बल्कि शायद वह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्रोत भी है। आप सब ने शेयर यानी अंशों या शेयर मार्केट का नाम सुना होगा। आज हम सबसे पहले बात उन्हीं की करेंगे, अंशों का निर्गमन यानी शेयर इशू करना या जारी करना। जब एक कंपनी अंश जारी करके पूंजी एकत्र करती है तो उसे अंश पूंजी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि अंश क्या होते हैं। अंश का मुख्यतः अर्थ यह है कि जब एक कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त किया जाए, बांटा जाए, तो हर एक छोटा हिस्सा एक अंश कहलाता है। मान लेते हैं एक कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए की है, वो अपनी इस पूंजी को 1 लाख छोटे टुकड़ों में बांट रही है, तो इससे हर एक टुकड़ा 10 रुपए का बना। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी की पूंजी 1 लाख अंशों की है और हर एक अंश का मूल्य 10 रुपए है। जिन लोगों के पास कंपनी के पूंजी के अंश यानी हिस्से होते हैं वो कंपनी के अंशधारक कहलाते हैं। अब मुख्यतः अंशों को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, समता अंश व पूर्वाधिकार अंश। समता अंश को अंग्रेजी में हम इक्विटी शेयर व पूर्वाधिकार अंश को प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर जान लेना बहुत जरूरी है, यह आपको आगे भी बहुत काम आएगा। समता अंश को कंपनी के असली अंश कहा जाता है। समता अंश धारकों को कंपनी का असली स्वामी कहा जाता है। जबकि पूर्वाधिकार अंश हालांकि अंशधारक होते हैं किंतु उन्हें कंपनी के स्वामी नहीं कहा जा सकता। पूर्वाधिकार अंशों का नाम पूर्वाधिकार इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्हें या इनके अंशधारकों को समता अंशधारकों से पहले लाभांश प्राप्त होता है। वह जब कंपनी पूंजी वापस कर रही हो, जब कंपनी बंद हो और पूंजी को वापस किया जा रहा हो, तब पहले पूर्वाधिकार अंशधारकों को पूंजी मिलती है, फिर बचने पर ही समता अंशधारकों को। तो इस प्रकार के 2 अधिकार इन्हें प्राप्त हैं, पहले लाभ मिलने का व पहले पूंजी मिलने का, इसलिए इन्हें पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। इनकी एक और विशेषता यह है कि पूर्वाधिकार अंशों पर अंशधारकों को एक निश्चित प्रतिशत से लाभांश मिलता है, एक निश्चित स्थायी लाभांश इन्हें मिलता है। इसके विपरीत समता अंशधारकों को लाभांश बाद में मिलता है, वह कोई निश्चित दर पर भी नहीं मिलता। समता अंशधारकों को यदि कंपनी को लाभ है तो लाभ मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, जबकि पूर्वाधिकार में ऐसा नहीं है, उन्हें स्थायी लाभांश मिलता है चाहे कंपनी किसी भी स्थिति में हो। समता अंशधारकों की पूंजी भी बाद में वापस की जाती है, लेकिन समता अंशधारक कंपनी के असली मालिक होते हैं। इसका फायदा यह है कि उन्हें कंपनी में मताधिकार प्राप्त होता है, वो कंपनी के निर्णयों में हिस्सा ले सकते हैं, कंपनी के प्रबंधन में हिस्सा ले सकते हैं। वह जब कंपनी अच्छा काम करती है, अच्छा लाभ कमाती है, खूब ज्यादा लाभ कमाती है, तो ऐसे में इनको लाभ भी ज्यादा मिलता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए समता अंश वो लोग खरीदते हैं या ये अंशधारक वो लोग होते हैं जो जोखिम उठाना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इसमें जोखिम है, यदि कंपनी को लाभ नहीं होगा तो इन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन यही इसी के बदले यदि कंपनी को बहुत ज्यादा लाभ होता है तो इन्हें भी बहुत ज्यादा लाभांश मिलेगा। यह फायदा है समता अंशधारकों का। अब आइए एक एक करके हम दोनों के फायदे व नुकसानों पर और चर्चा करें। यदि हम पहले समता अंश की बात करें तो ये, जैसा कि मैंने कहा, उन निवेशकों के लिए है जो जोखिम उठाने को तैयार हैं, जिन्हें पता है कि हम जोखिम उठाएंगे तो हमें अधिक आय या लाभांश मिल सकता है। कंपनी के लिए फायदा यह होता है कि कंपनी पर इसका कोई निश्चित भार नहीं होता, क्योंकि अंशधारकों को लाभांश देना अनिवार्य नहीं है। कंपनी जब चाहे लाभांश दे या ना दे, तो इससे कंपनी पर एक भार उत्पन्न नहीं होता। तीसरा, समता पूंजी स्थायी पूंजी मानी जाती है।
यानी इसे वापस नहीं करना पड़ता, इसे केवल कंपनी के समापन पर ही लौटाया जाता है। चौथा, समता पूंजी कंपनी की साख बनाती है। यदि एक कंपनी में समता पूंजी ज्यादा है, अच्छी है, तो भविष्य में ऋणदाताओं के अंदर इसमें विश्वास पैदा होता है। अंत में कंपनी की संपत्तियों पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके पश्चात यदि हम सीमाओं पर चर्चा करें तो ऐसे निवेशक जो नियमित आय चाहते हैं उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें तो जोखिम है, कभी ज्यादा कभी कम आए। दूसरा, इन अंशों पर जो लागत कंपनी के लिए आती है वह अन्य स्रोतों से ज्यादा आती है, क्योंकि कंपनी को लाभ ज्यादा होने पर ज्यादा लाभांश देना पड़ेगा। तीसरा, अतिरिक्त समता अंशों का निर्गमन वर्तमान अंशधारकों की मताधिकार शक्ति को कम करता है। यानी कंपनी यदि पहले से ही अंशधारक है उसके पास और वो और ज्यादा समता अंश जारी कर रही है, तो पहले के समता अंशधारकों का मताधिकार व आय कम हो जाता है। इसके अलावा इस माध्यम से कोष एकत्र करने में अधिक औपचारिकताएं होती हैं, जिस कारण इसमें प्रक्रियात्मक देरी हो जाती है। अब आइए इसके बदले हम पूर्वाधिकार अंशों के लाभ व हानियों की बात करें। सबसे पहला, अंशधारकों के लिए यह एक नियमित आय का स्रोत बनता है, वह सुरक्षित होता है। इसलिए ऐसे निवेशक जो कम जोखिम में नियमित आय चाहते हैं, ये उनके लिए उपयुक्त है। इसके अलावा क्योंकि इसमें अंशधारकों को वोट देने का अधिकार नहीं होता, तो जो समता अंशधारक हैं, इससे उनके प्रबंध में नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका नियंत्रण उतना ही बना रहता है। ऐसे ये उनके लिए फायदे की बात हो गई। क्योंकि पूर्वाधिकार अंशधारकों पर एक निश्चित लाभांश देना होता है, ऐसे में जब कंपनी अच्छा चल रही हो, अच्छा काम कर रही हो, तो उसके लिए फायदे की बात हो जाती है कि क्योंकि इन्हें तो एक निश्चित लाभांश देना है, तो अब कंपनी अपने लाभ का फायदा उठाकर समता अंशधारकों को अधिक ऊंची दर से लाभांश दे सकती है। इन गुणों के अलावा पूर्वाधिकार अंशों की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि ये उन निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है जो अधिक आय कमाना चाहते हैं जोखिम उठाकर। दूसरा, इन अंशों के निर्गमन पर कंपनी की संपत्तियों पर मालिकों का दावा कम हो जाता है, क्योंकि इन पे संपत्तियां कई बार जमा करानी पड़ती हैं। तीसरा, इन अंशों पर लाभांश की दर ऋण पत्र पर ब्याज की दरों से भी अधिक होती है, और इसके अलावा वो स्थिर भी होती है, निश्चित भी होती है। तो कंपनी यदि हानि भी कमा रही हो या हानि में हो तो भी उसे देना पड़ेगा लाभांश, तो ये कंपनी के लिए और ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे अंश पूंजी व उसके प्रकार, वो दोनों प्रकार के अंशों के लाभ व हानियां। अंशों के अलावा दीर्घ अवधि की पूंजी एकत्र करने का एक और बड़ा स्रोत है ऋण पत्र। अंश भी दीर्घ अवधि के लिए होते हैं, ऋण पत्र भी दीर्घ अवधि के लिए होते हैं। फर्क यह है कि अंश कंपनी के अंशधारक कहलाते हैं, उनमें से मुख्यतः जो समता अंशधारी हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं, जबकि ऋण पत्र जब कंपनी जनता से लेती है तो ऋणधारक केवल ऋणधारक ही होते हैं, उन्हें कंपनी में कोई मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता। एक कंपनी ऋण पत्र जारी करके कोष जुटा सकती है यदि वो स्थिर दर पे ब्याज देने को तैयार हो, क्योंकि इसके ऊपर स्थिर दर से ब्याज देना पड़ता है। कंपनी द्वारा जारी ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की एक प्रकार से स्वीकृति है। जब कंपनी ऋण लेती है तो बदले में लोगों को ऋण पत्र जारी कर देती है, जो इस बात की स्वीकृति है कि हमने आपसे ऋण लिया है, भविष्य में हम आपको इसका भुगतान करेंगे, हम इसे वचन देते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार कहलाते हैं, उन्हें एक निश्चित ब्याज राशि निश्चित अंतराल पर मिलते रहती है। ऋण पत्र कई प्रकार के भी पाए जाते हैं। मुख्यतः यदि इसके 4 वर्गों की बात करें तो पहले वर्ग में सुरक्षित व असुरक्षित ऋण पत्र होते हैं। ऐसे ऋण पत्र जिनके बदले में कंपनी अपनी संपत्तियों को जमा करवाए, संपत्तियों को गिरवी रखवाए, उन्हें सुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है, क्योंकि वो ज्यादा सुरक्षित होते हैं कि कंपनी यदि कल को भुगतान नहीं कर पा रही तो संपत्तियों की बिक्री करके भी भुगतान किया जा सकता है। जबकि इसके विपरीत जिन ऋण पत्रों के बदले में कोई संपत्ति जमा नहीं की जाती उन्हें असुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है। दूसरा, पंजीकृत व वाहक ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनके ऋणदाताओं या ऋण पत्र धारकों का नाम कंपनी के रजिस्टर में पंजीकृत है व उन पर अंकित है, उन्हें पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। इन्हें हस्तांतरित भी करना आसान नहीं होता। वाहक ऋण पत्रों पर किसी ऋणधारक का नाम नहीं होता, कंपनी के रिकॉर्ड में भी उन्हें नहीं लिखा जाता। इसे किसी को भी दिया जा सकता है, जिसके भी हाथ में वो पत्र है वह पत्रधारक या ऋण पत्रधारक कहला सकता है। ये थे पंजीकृत व वाहक ऋण पत्र। इसके अलावा होते हैं परिवर्तनीय व गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र। जिन ऋण पत्रों को भविष्य में
अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें कंपनी एक प्रकार का अवसर देती है कि उन्हें अंशों में परिवर्तित करके ऋण पत्र धारक अंशधारक बन सकते हैं। उन्हें परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। जिन ऋण पत्रों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता ऐसे उन्हें गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। इसके अलावा प्रथम व द्वितीय ऋण पत्र, जिन ऋण पत्रों का भुगतान दूसरे ऋण पत्रों से पहले होता है उन्हें प्रथम ऋण पत्र कहते हैं, और जिनका भुगतान बाद में होता है उन्हें द्वितीय ऋण पत्र कहते हैं। तो यह कुछ सरल वर्गीकरण था ऋण पत्रों का अलग अलग गुणों के हिसाब से, सुरक्षित, असुरक्षित, पंजीकृत, वाहक, परिवर्तनीय, गैर परिवर्तनीय व प्रथम और द्वितीय ऋण पत्र। आइए बात करते हैं कि ऋण पत्रों के क्या लाभ व क्या हानियां हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि यह निवेशकों के लिए कम जोखिम में स्थिर आय का एक बहुत बढ़िया स्रोत माना जाता है। दूसरा, ऋण पत्र स्थिर प्रभाव कोष होते हैं। ये कंपनी के लाभ में भागीदार नहीं होते, इन पे एक स्थिर ब्याज ही देना पड़ता है। तो कंपनी के लिए एक प्रकार से अच्छी बात होती है। जब कंपनी अच्छा लाभ कमा रही हो तो उसे ज्यादा लाभ में हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। ऋण पत्र का निर्गमन उस वक्त उपयुक्त माना जाता है जब कंपनी की बिक्री अच्छी हो, उसकी आय स्थिर हो, क्योंकि ऐसे में कंपनी बड़ी सरलता से ब्याज का भुगतान कर पाएगी, वह समय पड़ने पर ऋण पत्रों को भी वापस दे पाएगी, भुगतान कर पाएगी। यदि कंपनी की बिक्री अच्छी ना हो, आय स्थिर ना हो, तो ऐसे में यह खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसे में कंपनी ने ऋण पत्र जारी कर दिए तो लाभ ना होने पर भी ब्याज देना पड़ेगा, पैसे ना होने पर भी भुगतान करना पड़ेगा। चौथा, क्योंकि ऋण पत्रों में मताधिकार नहीं मिलता, इसीलिए इससे कंपनी के स्वामियों या समता अंशधारकों के नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये उनके लिए लाभ की बात है। यदि इसकी कमियों की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी के ऊपर एक स्थिर भार पैदा हो जाता है। कंपनी की आय चाहे घटे या बढ़े, उसे इस पर ब्याज देना पड़ता है। दूसरा, यदि ऋण पत्र वापस किए जाने हैं तो जब उन्हें वापस करने की बारी, उसका समय आएगा, और उस वक्त यदि कंपनी की वित्तीय स्थिति सही ना हो तो कंपनी के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती है। तीसरा, प्रत्येक कंपनी की ऋण लेने की एक निश्चित क्षमता होती है। यदि एक कंपनी पहले से ही ऋण ले चुकी है, ऋण पत्र जारी कर चुकी है, तो उसके पास आगे ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है। ये कुछ मुख्य कमियां थी ऋण पत्रों की। तो अंश व ऋण पत्र ये दोनों ही इस अध्याय के सबसे प्रमुख बिंदु हैं, वित्त के सबसे प्रमुख स्रोतों में से हैं, क्योंकि ये दीर्घकाल में काम आते हैं। अब इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों पर भी चर्चा करना बनता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक आम व प्रसिद्ध स्रोत है ऋण जुटाने का। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि वाणिज्यिक बैंक ज्यादातर मध्यम अवधि के ऋण ही प्रदान करते हैं। व्यवसाय में जब भी धन की आवश्यकता होती है तो बैंक से मिलने वाला यह धन पहले दिमाग में आता है। यह एक बहुत ही आम व सरल स्रोत माना जाता है। कंपनियां कई बार सीधा बैंकों का रुख करती हैं जब उन्हें ऋण चाहिए होता है। तो बैंकों से ऋण प्राप्त करने के कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां इसकी भी हैं। यदि हम लाभों पर चर्चा करें तो सबसे पहला तो यही है कि इसमें जब भी कंपनी को जरूरत पड़ती है तो बैंक के पास कम से कम इस बात की गारंटी होती है कि ऋण मिल जाएगा, समय पर ऋण उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा, बैंक उधार लेने वाले लोगों की या कंपनियों की जानकारियों को भी गुप्त रखते हैं, तो इससे व्यवसाय की गोपनीयता बनी रहती है। तीसरा, बैंक से ऋण लेने के बदले में कोई विवरण पत्र, कोई अभिगोपन जैसी लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, तो एक सरल छोटी प्रक्रिया होती है। लेकिन बैंकों से ऋण लेने की भी कमियां हैं। सबसे पहला, इसमें छोटी या मध्यम अवधि का ही ऋण मिलता है। दूसरा, बैंक बहुत जांच पड़ताल करने के बाद, संपत्तियों को जमानत या गिरवी में रखने के बाद ही ऋण देते हैं। कई बार तो व्यक्तिगत संपत्ति मांग लेते हैं। तीसरा, कुछ मामलों में तो बैंक ऋण देने के बदले में कठिन शर्तें लगा देते हैं, जैसे वो कई बार बंधक रखे गए या गिरवी रखे गए माल या संपत्ति की बिक्री पर शर्त लगा देते हैं, वो नहीं बेचा जा सकता उन्हें। ऐसे में व्यवसाय के संचालन में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अब जिस प्रकार बैंक है, उस प्रकार सरकारों ने कुछ अन्य वित्तीय संस्थान भी बनाए हैं। केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकारों ने, राज्य स्तर पर राज्य सरकारों ने, दोनों ने ऐसे कई संस्थान बनाए हैं जो लोगों को स्वामित्व पूंजी व ऋणगत पूंजी, दोनों प्रकार की पूंजी, लंबी अवधि व मध्य अवधि, दोनों प्रकार की अवधि के लिए प्रदान करते हैं। तो ये काफी ज्यादा लचीले तौर पर ऋण प्रदान करते हैं। वो हर प्रकार का ऋण
लंबी मध्य अवधि दोनों अवधियों के लिए देते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों के पूरक भी कहे जाते हैं, क्योंकि जहां जहां वाणिज्यिक बैंक ऋण नहीं दे पाते, जिन क्षेत्रों में, जिन प्रकार के व्यवसायों में या जिन तरह के लोगों को वाणिज्यिक बैंक ऋण नहीं दे पाते, कई बार उनका आखिरी सहारा ये वित्तीय संस्थाएं ही होती हैं। सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये वित्तीय संस्थाएं केवल ऋण नहीं देती, बल्कि ये व्यवसायों को कई प्रकार के प्रशिक्षण व सलाह भी देती हैं। ये उन क्षेत्रों में ऋण देती हैं जहां बैंक नहीं होते। तो इस प्रकार ये देश के औद्योगिक विकास में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें विकास बैंक भी कहा जाता है। ऐसे वित्तीय संस्थानों के मुख्य लाभ हैं कि सबसे पहले तो ये दीर्घ अवधि के ऋण भी उपलब्ध कराते हैं, जो कि बैंकों से नहीं मिलता। दूसरा, ये ऋण उपलब्ध कराने के अलावा फर्मों को वित्तीय प्रबंधन संबंधी व कई तकनीकी सलाह भी देते हैं। तीसरा, जब कोई फर्म किसी ऐसे वित्तीय संस्थान से, किसी ऐसे विकासीय संस्थान से ऋण लेती है, तो उनकी, उस फर्म की बाजार में साख बढ़ जाती है, क्योंकि यदि इस व्यवसाय को ऐसे किसी संस्थान ने ऋण दिया है तो इसका मतलब है कि उस वित्तीय संस्थान का इस व्यवसाय पर भरोसा है। यह भरोसा बाजार में भी नजर आता है और बाजार में इसकी साख बढ़ जाती है। ये संस्थान ऋणों का भुगतान भी सरल किश्तों में लेते हैं, तो इससे व्यवसाय पर भार भी थोड़ा कम पड़ता है। हालांकि इसकी भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि कई बार इन वित्तीय संस्थानों के ऋण देने के कड़े मानदंड होते हैं, इनकी औपचारिकताएं बहुत ज्यादा होती हैं, प्रक्रियाएं लंबी होती हैं, तो बहुत लंबा समय हो जाता है, वो खर्चीली प्रक्रिया बन जाती है। दूसरा, इन संस्थानों द्वारा ऋण लेने वाली कंपनियों पर कई बार कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि वो कितना लाभांश दे सकते हैं, संपत्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ऐसे प्रतिबंध भी कंपनी के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। वो तीसरा, कई बार ऐसे संस्थान ऋण लेने वाली कंपनी के निदेशक मंडल में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने प्रतिनिधि बिठा देते हैं, जो कि कंपनी के निर्णय लेने की क्षमता पर, कंपनी के अधिकारों पर अंकुश लगाते हैं। यह भी कई बार एक बहुत बुरी बात मानी जाती है। तो इन कमियों और लाभ आदि को देखकर हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमें वित्तीय संस्थानों के पास जाना है कि नहीं जाना। और केवल वित्तीय संस्थान ही नहीं, जितने भी स्रोतों की हमने बात की है, मैंने पिछले भाग में भी आपको कहा था कि हमें इन सभी स्रोतों के लाभ और कमियों को देखना है। ना केवल एक विद्यार्थी के रूप में आपको देखना है, बल्कि आगे जाकर व्यवसाय के रूप में भी यह देखना जरूरी है कि किस स्रोत के क्या लाभ और क्या कमियां हैं, क्योंकि उसी आधार पर यह फैसला लिया जा पाएगा कि किस स्रोत से हमें पैसा या पूंजी लेनी चाहिए। क्योंकि एक बार हम पूंजी ले लेते हैं, खासकर बड़ी पूंजी व बड़े समय के लिए, तो उसके बहुत सारे परिणाम व्यवसाय को भुगतने होते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि वो परिणाम अच्छे ही हों। इसके अलावा अभी तक जितने भी स्रोतों पर हमने चर्चा की है, उस पर हमने घरेलू परिप्रेक्ष्य में चर्चा की, यानी भारत में, देश के अंदर हमें यदि हमारे व्यवसाय को पूंजी चाहिए तो हम इन स्रोतों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब से वैश्वीकरण हुआ है, तो वैश्वीकरण केवल उद्योगों का, वस्तुओं और सेवाओं का ही नहीं हुआ, बल्कि वित्तीय सेवाओं का वैश्वीकरण भी हुआ है। अब ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्रोत हमारे सामने खुल गए हैं, जिनके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संस्थाओं में वाणिज्यिक बैंक आते हैं, विदेशी वाणिज्यिक बैंक जिन्हें हम कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक आते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार या शेयर मार्केट भी आता है। जब अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार की बात की जाती है, तो तीन बड़ी ही रोचक चीजें इसमें हमें ध्यान रखनी होंगी कि जब कोई एक कंपनी विदेश में जाकर वहां पर पूंजी जारी करती है, तो वो बदले में एक विशेष रसीद वहां पे पूंजी धारकों को देती है। ऐसे अलग अलग तरह की रसीद आज दुनिया में पाई जाती है, जिनमें से सबसे पहली है अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, GDR। जब, यदि इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो जब कोई भारतीय कंपनी किसी भी विदेश या विदेशी पूंजी बाजार में जाकर वहां अपनी कंपनी की पूंजी जारी करना चाहती है, तो वो पूंजी धारकों को बदले में एक रसीद देती है। पूंजी धारक उस रसीद के बदले में कभी भी, जब भी वो चाहे, तो नियत पूंजी या अंश प्राप्त कर सकते हैं। यह रसीद अंतर्राष्ट्रीय जमा रसीद कहलाती है, क्योंकि एक भारतीय कंपनी विदेशों में पूंजी जारी करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। इसी प्रकार अमेरिका में अमेरिकी कंपनियों के लिए अमेरिकी जमा रसीद होती है। वह इसी का एक भारतीय स्वरूप भी है, जिसे भारतीय जमा रसीद या
इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट IDR कहा जाता है। इसका इस्तेमाल विदेशी कंपनियों द्वारा भारत के पूंजी बाजार में अपनी पूंजी जारी करने के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसा हमने भारतीय कंपनियों के लिए देखा कि जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आके पूंजी जारी करती है तो वो भारतीय निवेशकों को एक रसीद देती है। इस रसीद के द्वारा भारतीय निवेशक कभी भी बाद में उस कंपनी के अंश प्राप्त कर सकते हैं। इसे भारतीय जमा रसीद IDR कहा जाता है। तो ऐसे अनेकों स्रोत अब उभर के आए हैं जिनके द्वारा एक भारतीय कंपनी या कोई भी कंपनी विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी वित्त प्राप्त कर सकती है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने बहुत सारे स्रोत देखे। इन सभी स्रोतों में कई बार बच्चों को याद रखने में समस्या हो जाती है। मेरी सलाह यह है कि आप एक एक करके इन स्रोतों के बारे में पढ़ें। इनका अर्थ समझने के बाद आप केवल इनके कुछ 3-4 मुख्य लाभ व मुख्य कमियों को लिखकर याद करें, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में सीखी गई बातों को आप आगे भी कई बार उपयोग करेंगे आने वाली कक्षाओं में भी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज के इस भाग में व इस पूरे अध्याय में जो भी हमने सीखा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।